सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल जून 2023 के पेपर को, जो कि पेपर एग्जाम में आया था, उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सिलेबस जो है 2022 का है, मतलब 2022 वाला हम करने जा रहे हैं, राइट। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो हमारे पेपर का नाम है, ठीक है। आज हम इसमें जो ग्रुप ए है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि 50 मार्क्स कवर करता है। तो देखिए पूरे पेपर को यहाँ पे 3 सेक्शंस में बांटा गया है। कौन से को? सिर्फ ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ग्रुप बी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसे 3 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी है, राइट। तो पहला जो इसका पार्ट है वो एमसीक्यू पार्ट है, जिसके अंदर 2-2 मार्क्स के 5 एमसीक्यू आपको दे रखे हैं, राइट। क्या है 5 एमसीक्यू, आइए देखते हैं, और इनको आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी बताते हैं। आपको क्या लिखा गया है पहले ध्यान देना, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ जस्टिफिकेशन। अब ये ध्यान देने की बात है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कंप्लीट पढ़ते नहीं, सीधा ABCD लिख के आ जाते हैं। पर यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको जस्टिफिकेशन लिखना है। 1 नंबर जो है वो आपके करेक्ट मार्क के लिए है, जो भी आप ऑप्शन अगर सही सेलेक्ट करेंगे तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। पर अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, समझ गए। मतलब 5 ABCD भी अगर आप सही लिख के आ जाते हैं तो भी 10 में से 5 ही नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जस्टिफिकेशन बनता है, और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें जस्टिफिकेशन जैसी कोई चीज बनती नहीं है। तो फिर भी मैं बताऊंगा आपको कि उनको आपको कैसे आंसर करना है, राइट। पर लिखना जरूर है, जस्टिफिकेशन लिखना जरूर है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट डेटा, accumulation and exact computation of cost of a product, justify your selection of the answer। कि सर इन ऑडिट में से ऐसी कौन सी ऑडिट है जिसका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट डेटा को वेरीफाई करना है, उसको एक्यूरेसी को चेक करना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे। पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑडिट। यस सर, कॉस्ट ऑडिट का जो काम है वो कॉस्ट डेटा को लेके ही है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट का जो काम है वो किसको लेके है? कॉस्ट डेटा को लेके है। मैनेजमेंट ऑडिट का काम है वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को लेके हैं। किसको लेके हैं? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को लेके हैं। इंटरनल ऑडिट का जो काम है वो क्या होता है सर? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है सर इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी को चेक करना, या इंटरनल कंट्रोल को असेस करना है, राइट। और फाइनेंशियल ऑडिट का जो काम होता है, या ऑब्जेक्टिव हम कहें, वो होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर कमेंट करना। अब हमसे बोला कि सर इनमें से ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि जिसका काम कॉस्ट डेटा की एक्यूरेसी चेक करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा, विच इज कॉस्ट ऑडिट। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए आपको पहले यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं, सीधा 1 सब पॉइंट 1 लिख के और उसका ए लिख देते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना जरूरी है आपको, राइट। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इसका जो पार्ट है 1, और यहाँ पे आगे लिखेंगे आप ऑप्शन ए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑडिट। तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 बार बार नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार लिख दिया और ये लिख दिया। अब यहां पे आपको लिखना है जस्टिफिकेशन, ठीक है। यहां पे आपको क्या लिखना है? जस्टिफिकेशन। अब आपने ए क्यों बोला, इसको जस्टिफाई करना है आपको। ध्यान से सुनिए, आपको जस्टिफाई ये नहीं करना है कि कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, आपको जस्टिफाई ये करना है कि आपने ए क्यों चुना। तो ये जो मैंने आपको यहाँ लिखवाई हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर मैनेजमेंट ऑडिट इस चीज के लिए काम आता है। मैनेजमेंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर एफिशिएंसी, मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनल ऑडिट का लिख दीजिए, इसी तरीके से फाइनेंशियल ऑडिट का लिख दीजिए, ठीक है। एंड टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट डेटा देयर इज ए ऑडिट कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। ये जब आप 2 लाइनें लिख देंगे तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा
कि आपको चारों ऑडिट के बारे में पता है और आपने सोच समझ के एक को चुना है, राइट। तो ये है। सर क्या इतना टाइम मिलेगा, उसका भी मैं बताऊंगा, एक अलग से मैंने गाइडेंस वीडियो बनाया है कॉस्ट ऑडिट के ऊपर, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम आपको निकालना कहाँ से है, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ओके है। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है भाई, डन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर, एज पर जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, cost of production and distribution of utility is determined, cost of production and distribution of utility is determined based on the normal capacity or actual capacity whichever is, किस पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा बताइए। ये आपने पढ़ा होगा, आई थिंक CAS 3 में पढ़ा है आपने, ये CAS 3 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो ओवरहेड के साथ डील करता है, ये वहाँ पे भी आता है, ठीक है। और CAS 8 में भी आपने इसको पढ़ा होगा, दोनों जगह पे ये बात मेंशन की हुई है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर विच एवर इज हायर, एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी दोनों में जो ज़्यादा होगा, आप उस पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी, इसको असाइन करेंगे, राइट। अब सर इसके जस्टिफिकेशन में क्या लिखें, तो सर इसके जस्टिफिकेशन में आपको बहुत सिंपल लिखना है। कैसे, तो यहाँ तो आप लिखेंगे 2 और ये एरो लगा, एरो भी जरूरी नहीं है अगर आपकी, तो क्योंकि कॉलम बना हुआ आता है, तो इधर आप लिख दीजिए 1 और 2 और 3 और सामने ABCD लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B और ऑप्शन का नाम जरूर लिखिएगा हायर, राइट। अब आप नीचे जस्टिफिकेशन लिखेंगे, जस्टिफिकेशन, और जस्टिफिकेशन में आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि एज पर CAS 8, ठीक है, एज पर CAS 8, फिर वही लाइन दोबारा रिपीट कर दीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब वो सेम लाइन रिपीट कर देनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सर इसमें जस्टिफाई क्या हुआ, इसमें जस्टिफाई ये हो गया कि ये जो बात है सर ये CS 8 में लिखी हुई है, ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हायर है, सिंपल। अब इसका कोई वैसे जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वैसे हम एलोबरेट करने जाएंगे तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। तो आप सोर्स बता दीजिए कि ये इंफॉर्मेशन किस सोर्स से आ रही है, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में, कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में आपको फ्रॉड रिपोर्ट करने की ड्यूटी अराइज होती है, राइट। तो बताइए कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, क्या लगता है आपको। तो आइए, सेक्शन है 143 सबसेक्शन 12, सेक्शन है 143 सबसेक्शन 12। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर इज 3 और इसमें आंसर हो गया D, सेक्शन हो गया 143(12), ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे कि एज पर सेक्शन 143(12) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a cost accountant should report fraud to central government immediately but not less than 2 days, राइट। तो आपने रेफरेंस दे दिया, चाहो तो साथ में ये लिख दो कि सिमिलर प्रोविजन इज अप्लीकेबल टू फाइनेंशियल ऑडिट, कंपनी ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑल्सो, ठीक है। सिमिलर ऑडिटर कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल टू फाइनेंशियल ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑल्सो। तो सेक्शन को एलोबरेट कर देंगे तो वो अपने आप ही एक जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ओके, यस। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट। व्हेन द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, कि सर कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपके हिसाब से इसका जवाब सोच लीजिए, आपके मन में क्या होना चाहिए, सोच लिया, ओके। तो रूल क्या कहता है, तो सर इसका रूल
पहले बता देते हैं, इस पे लगता है हमारे CRA रूल्स, ठीक है, CRA रूल्स लगते हैं, और उसमें कौन सा रूल लगता है, 6 लगता है। CRA रूल 6 के हिसाब से 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ, और यहाँ से 180 डेज क्या होंगे, 30 सितंबर 2023 हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपको ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बिफोर 31 मार्च 23 गलत हो जाएगा। विद इन 60 डेज, 60 डेज पढ़ते ही गलत कर दीजिए, राइट। विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो डेट नहीं पूछी, प्रोविजन पूछा है, तो यस ठीक है। और आफ्टर एजीएम ऑफ द प्रीवियस ईयर, नहीं, गलत जवाब है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही क्या हो जाता है, सी। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज सी, और ये लाइन पूरी लिख दीजिए, विद इन 180 डेज। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर सी लिख दिया काफ़ी है क्या हम सामने ये वर्ड्स ना लिखें। देखिए सी लिखना वैसे तो काफ़ी हो सकता है, पर कई बार क्या होता है कि कई बच्चों की हैंडराइटिंग ही ऐसी होती है कि वो सी और डी उन सब के एक जैसे लगने लग जाते हैं, या फिर बच्चा कई बार ओवर राइटिंग कर देता है, ठीक है। ओवर राइटिंग करने की वजह से क्या हो जाता है कि उसका समझ ही नहीं आता, उसने ए लिखा, पहले उसने लिख दिया ए, फिर उसने कर दिया सी, फिर नहीं डी है, ऐसे कर देते हैं बच्चे। तो अब एग्जामिनर क्यों दिमाग लगाएगा कि आपने ए लिखा, सी लिखा, डी लिखा, तो काट देगा, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चे कई बार क्या ओवर स्मार्टनेस भी कर लेते हैं कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझ नहीं आएगा उसको। तो ऐसा नहीं होता ना, उनको समझने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत बेटा हमको है, राइट। तो क्लियरली लिखें और सामने वर्ड लिख दें। तो अगर आपने सामने वर्ड लिख दिया तो एकदम क्लियर है कि आपका जवाब क्या है। फिर ABCD में अगर कटिंग भी है तो चलेगा, वो समझ गए बात को, यस। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या लिखना है, तो सर इसके जस्टिफिकेशन में कुछ नहीं लिखना, ये वाला रूल लिखना है आपको, समझ गए। इसके जस्टिफिकेशन में आपको ये वाला रूल लिख देना है। कौन सा वाला, ये कि रूल्स एज पर रूल 6 ऑफ CRA रूल्स 2014, ऐसे पूरा लिख देना, एज पर रूल 6 ऑफ CRA रूल्स 2014 a cost auditor will be appointed within 180 days from the commencement of financial year, ठीक है। प्रोविजन लिख दिया हमने, तो उसके हिसाब से आंसर भी हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन वन बार बार नहीं लिखना है, क्वेश्चन 1 एक बार ही लिखना है, फिर उसके जो सब पार्ट्स हैं रोमन में 1 2 3 4 वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा, नेम ऑफ द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स wherein the principle that the overall object of the cost auditor is to check the risk of material misstatement is contained। तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर कौन से CS में डिफाइन है, बताइए फटाफट बताइए। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कौन से CS में डिफाइन है। तो अगर ऐसे आंसर में मैं एक चीज और बता दूं आपको, चलो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, CS का क्वेश्चन आ जाता है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, तो एक बात इसमें हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि आप चारों के नाम याद है, अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक बार चारों के नाम लिख लें। जैसे पहला किसका था, बता सकते हैं पहला किसका था, प्लानिंग का था पहला, ठीक है। पहला किसका है, प्लानिंग का है। दूसरा किसका है, डॉक्यूमेंटेशन का है। तीसरा किसका है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंस का है, ठीक है। और पांचवा किसका है, नॉलेज ऑफ एंटिटी। क्या यही है, फटाफट देखिए और बोलिए क्या यही है, यस। अब आपको बोला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताइए, तो आप कहेंगे आंसर इज सी, राइट। ओके, तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 सी आंसर, और यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103, राइट। ओके सर, जस्टिफिकेशन में क्या लिखे, तो जस्टिफिकेशन में आप इन तीनों के नाम एलोबरेट कर दीजिए। सिंस 101 इज फॉर प्लानिंग, 102 फॉर डॉक्यूमेंटेशन, 104 लिख दो सीधा, 4 फॉर नॉलेज ऑफ एंटिटी, हेंस 103 फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। लो जी, हो गया जस्टिफिकेशन कि सर बाकी इन तीनों जो हैं वो दूसरी चीज के साथ डील करते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली ये जो 103 है ये किसका हो गया, हमारा
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिटर हो गया। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। आगे मूव करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 10 मार्क्स कवर करता है। देखिए कितना इजी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमसीक्यू तो इजी लगते हैं, ओके। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर एमसीक्यू तो सही कर देते हैं क्योंकि आता है, आपका पढ़ा हुआ है और आपको इजीली आता है, तो एमसीक्यू तो आप ठीक कर देते हैं। गलती कहाँ हो जाती है, जस्टिफिकेशन देने में बच्चा डर जाता है, बोलता क्या लिखूं मैं सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको लिखना है, ओके। चलिए नाउ सेकेंड टॉपिक पे मूव करते हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सेकेंड टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट ए, तो आपको ऐसे हेडिंग लगानी होती है, ठीक है। हेडिंग आप ऐसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, राइट। क्या पूछा है, व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो यहां पे आप लिखेंगे आंसर में सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट आर एज फॉलोज। इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी इस क्वेश्चन में कि बुक में जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव वो अलग है और सजेस्टेड आंसर में जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो थोड़े अलग है, ठीक है। तो अब सर हम क्या करें, सजेस्टेड आंसर का तो पता नहीं कौन बनाता है सर, तो हम तो बुक के हिसाब से चलेंगे, राइट। तो बुक के हिसाब से ही आपको लिख के आना है, हालांकि चीजें वही है पर उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है, राइट। तो हमने आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है कि सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसे हैं, ठीक है। ए स्क्रिप्ट, ये मैंने याद करने के लिए बताया था आपको, ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए बताया था, ये लिखना नहीं है एग्जाम में। तो ए स्क्रिप्ट का मतलब क्या बताया था, A4 बताया था आपको अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड कॉस्ट डेटा। पहला क्या बोलेंगे हम, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट डेटा, कि सर कॉस्ट ऑडिट से जो सोसाइटी है उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑडिटेड कॉस्ट डेटा अवेलेबल हो जाते हैं और उसके बेस पे वो क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, राइट। दूसरा है एस, एस का मतलब क्या लिखा है आपको, सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कि सर जो हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनका सेटलमेंट करना आसान हो जाता है, राइट। आर का मतलब है रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन नहीं सॉरी, रीजनेबल प्राइस। आर का मतलब आपको बताया हुआ है रीजनेबल प्राइस। सोसाइटी को क्या चाहिए कि सही कीमत पे सही चीज मिल जाए। अगर कॉस्ट ऑडिट होगी तो रेट कॉस्ट सही डिटरमाइन होगी और कॉस्ट सही डिटरमाइन होगी तो रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आई, आई का मतलब बताया हुआ आपको इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में क्या मिलेगा आपको, बढ़ावा मिलेगा। और पी, पी का मतलब बताया है पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी। तो ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। टी का मतलब कुछ भी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, राइट। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव जो आपकी बुक में दे रखे हैं, मतलब कि रिसोर्सेज का बेटर यूज हो जाएगा। अच्छा सी रह गया था क्या, ओह सॉरी, सी रह गया था ऊपर, मैं लिख देता हूँ, सी नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सी था, सी का मतलब है चैनलाइजिंग, चैनलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, चैनलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव है जो हमारी बुक में दिए हुए हैं और यही आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, राइट। तो देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, 6 नंबर का क्वेश्चन था और ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सब आपको एज इट इज एग्जाम में लिख देने हैं। याद भी मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, आई होप आप गलती नहीं करेंगे, ओके। लिखने का तरीका ये होना चाहिए, क्वेश्चन की हेडिंग साफ साफ हो और फिर बाद में जो टॉपिक है उसकी हेडिंग साफ साफ हो और ये आपके पॉइंट्स क्लियरली मेंशन्ड हो, ठीक है।
ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड का बी पार्ट, वो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ VEE लिमिटेड, द सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेल्स वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है, और नीचे क्या पूछा है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपसे पूछा है कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ ये बताइए, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये बताइए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द डिफरेंट क्लेमेंट्स ये बताइए। इसका मतलब कि सर क्वेश्चन तो बड़ा है ये, है ना, लेंथ में तो क्वेश्चन बड़ा है, पर अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसको फटाफट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये बताइए कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। तो सर वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है कि हम 6 लोगों के लिए, ठीक है, हम 6 लोगों के लिए जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम वैल्यू एडिशन का नाम देते हैं। कौन है वो 6 लोग? तो सर इसमें कौन कौन आ जाता है? तो सर इसमें पहला तो आ जाता है एम्प्लॉय, ठीक है, पहला कौन आ जाता है? एम्प्लॉय आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है वैल्यू एडिशन का मतलब। एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स, ठीक है, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, उसके बाद प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस मतलब बैंक हो गया, जो डिवेंचर होल्डर हो गए, जो हमें लोन देता है वो लोग इसमें आ गए। उसके अलावा शेयर होल्डर्स हो गए, उसके अलावा गवर्नमेंट हो गई, और उसके अलावा एंटिटी खुद। ये 6 लोगों का जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, मतलब इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कमाया, तो उसको हम वैल्यू एडेड का नाम देते हैं, राइट। पर्टिकुलर इसका फॉर्मेट आपको क्लास में लिखवाया हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग जरूर लगाइएगा, हेडिंग से आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमें पहले पार्ट में वैल्यू एडिशन पूछा था, तो आप यहां पे लगाइए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है, और यहां पे आप 2 कॉलम बना लीजिएगा, 1 और 2, ठीक है। 6 लोगों के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि सर हम उन 6 लोगों से रिलेटेड किसी खर्चे को लेस नहीं करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नेट सेल्स। बताइए जी नेट सेल्स कितनी है? तो पहले केस में 8120 है और दूसरे केस में 6700 है, राइट, ओके। क्या क्वेश्चन में और कोई इनकम भी है क्या जो कि ऑपरेटिंग इनकम हो? ध्यान दीजिएगा, कौन सी इनकम लेनी है? ऑपरेटिंग इनकम लेनी है। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं, एग्जाम में आप पेंसिल जरूर रखिएगा, और जिन जिन चीजों को आप कंसीडर कर चुके हैं उन पे एक टिक लगा दीजिएगा, ताकि ये गलती ना रहे कि हमने किस चीज को कंसीडर किया और किसको नहीं किया, राइट, ओके। अदर इनकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं डिस्कस कर देता हूं। वैसे तो आपने पढ़ाई होगा क्लास में। अदर इनकम भी 2 तरीके की होती है, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। अगर ऑपरेटिंग है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, और अगर ऑपरेटिंग नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो सर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या करें? तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसे नॉन ऑपरेटिंग ही मानेंगे और यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। दूसरा आइटम देखिए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी इनकम है, तो लिखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इंसेंटिव कितना आ रहा है सर? 70 एंड 50, ओके। एक चीज और नोट कर लीजिए, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपकी जो फिगर्स होती है वो थोड़ी सी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। जैसे समझिएगा, अभी मैंने 8120 के नीचे 70 लिखा, तो मैंने 20 के नीचे 70 लिखा है। कई बच्चे क्या करते हैं, 70 यहाँ लिख रहे हैं, है ना, फिर 120 यहाँ लिख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, टोटलिंग मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे प्रेजेंटेशन आपका सुधर जाएगा, राइट, ओके। तो हमने एक्सपोर्ट इंसेंटिव लिख दिया है। नेक्स्ट आ जाइए, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्या है सर, क्या ये भी इनकम है? आंसर इज यस। अच्छा, ये डिक्रीज होता तो बताइए, अगर यहाँ पे डिक्रीज लिखा होता तो क्या ये लॉस होता? बिल्कुल ये लॉस होता। इंक्रीज लिखा है तो ये इनकम है, तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, कितना है? 40 एंड 20। कैसे इनकम है? क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्या दे रखा आपको? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। इंक्रीज लिखने का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक कम था, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्रेडिट आइटम ज्यादा है। और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखता हूं कि सर ओपनिंग स्टॉक मेरा मान लीजिए रहा होगा 10 और क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा 50, ठीक है,
तो मैं क्या लिखूंगा, या तो मैं दोनों लिख दूं आपको कि ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 50, तो भी आप निकाल सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं वैल्यू एडेड में जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखा है, तो वहां पे भी आपको डिफरेंस को इनकम लेके चलना है, जैसे ट्रेडिंग में हम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। पर अगर नेट दे दिया कि सर इंक्रीज इन स्टॉक 40, तो भी बात तो वही है, तो इसलिए आपको इसको इनकम कंसीडर करना है, ध्यान दीजिएगा। ओके डन, तो हमने लिख दिया है। और कोई इनकम है क्या, देख लेते हैं एक बार। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, चले जी, इतनी ही इनकम है, तो इसका टोटल कर दीजिए आप एक बार यहाँ पे कितना आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। मैं मैन्युअली टोटल कर रहा हूँ, तो आप एक बार चेक करते रहिएगा। ओके नाउ हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है सर कॉस्ट ऑफ बॉट आउट मटेरियल एंड सर्विसेज। क्या लिखते हैं हम, कॉस्ट ऑफ बॉट आउट मटेरियल एंड सर्विसेज, मतलब यहां से हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कम करेंगे जो बाहर से हम मटेरियल लेके आए या हमने कोई सर्विस ली। इट मींस कि हम एम्प्लॉय की सैलरी कम नहीं करेंगे, समझ गए, हम इंटरेस्ट ऑन लोन कम नहीं करेंगे, हम डेप्रिसिएशन कम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टर रेम्युनरेशन कम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के टैक्सेस कम नहीं करेंगे, डिविडेंड कम नहीं करेंगे, राइट। और इनको भी और डिटेल में बताया हुआ है, अभी जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो चलिए रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख देते हैं हम। एक सेकेंड वाइट ले लेता हूँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है आपको 2840 और 2260। ओके डन, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपको दे रखा है डायरेक्ट वेजेस, सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी। क्या हम इसे यहां से लेस करें, नहीं सर, ये तो हमारे बिजनेस ने किसके लिए कमाया है, ये हमारे बिजनेस ने एम्प्लॉय के लिए कमाया है, ठीक है। तो ये तो एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगा, राइट। और वैल्यू एडेड निकालते टाइम पे हम एम्प्लॉय के खर्चों को लेस नहीं करते हैं, ठीक है। पावर एंड फ्यूल, यस पावर एंड फ्यूल किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो लेस कर दीजिए पावर एंड फ्यूल 460 एंड 298। ओके स्टोर एंड स्पेयर्स, ये आपको दे रखा है 260 एंड 220, 260 एंड 220, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये भी ले लीजिए, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 745 एंड 655। बता दीजिए एक बार, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए ना। एनीवन, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ओके नाउ नेक्स्ट इज ऑडिट फीस। अब ये ऑडिट फीस थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि सर ये एम्प्लॉय वाले में आएगा या नहीं आएगा। तो बताइए ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है या नहीं होता, बिल्कुल नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, राइट। तो यस ऑडिट फीस को हम यहाँ पे लेस करेंगे, तो ऑडिट फीस को यहाँ पे लेस कर दीजिए। ऑडिट फीस कितना आ रहा है 45 एंड 65। ओके नेक्स्ट आ जाइए सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर, तो सर ये तो डायरेक्टर में जाएगा, तो इसको यहाँ पे लेस नहीं करना है, डायरेक्टर के खाते में जाएगा। नेक्स्ट इज अदर ओवरहेड, तो सर अदर ओवरहेड करना है, यस, तो अदर ओवरहेड को आप कम कर दीजिए, इट्स 490 एंड 430। ओके डन, नेक्स्ट आ जाइए सर। नेक्स्ट दे रखा है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और चीजें दे रखी है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक हेडिंग लगा दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसमें से सैलरी वेजेस लेना है क्या, बताना, बताइए सैलरी वेजेस लेना है, नहीं, ये वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय है, तो इसको नहीं लेना है। पैकिंग फॉरवर्डिंग ले लीजिए आप, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग
कितना आ रहा है 40-30, राइट, यस, इट्स 40, इट्स 30। नेक्स्ट, अदर ओवरहेड्स लेना है, बिल्कुल ले लीजिए अदर ओवरहेड्स को। कितना दे रखा है 385 एंड 400। ओके, डेप्रिसिएशन बताइए जी, डेप्रिसिएशन लेना नहीं लेना? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जाएगा एंटिटी के टुवर्ड्स। किसके पास रहता है डेप्रिसिएशन? एंटिटी के खुद के पास रहता है, तो इसलिए उसको आपने ऐड ऑन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इंटरेस्ट चार्जेस। अब ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आप जब कभी ईबीआईटी निकालते होंगे, है ना, एफएम में, एसएफएम में, बहुत जगह आपने ईबीआईटी वर्ड सुना होगा। तो ईबीआईटी में आप बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट? तो यहाँ पे कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं आप? दो इंटरेस्ट देता हूं मैं आपको, एक हो गया सर इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन, और एक हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं आप, वर्किंग कैपिटल लोन या डिवेंचर वाला? ईबीआईटी में कौन से इंटरेस्ट को मना करते हैं आप, मतलब ये बोलते हैं बिफोर इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हर जगह हम जो इंटरेस्ट की बात करते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, वो आते हैं। वर्किंग कैपिटल नहीं आता, वो तो रूटीन का काम है, राइट? तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि जो रूटीन का इंटरेस्ट लग रहा है रूटीन के लोन पे, वर्किंग कैपिटल लोन पे, वो तो एक नॉर्मल खर्चा है, उसको तो आप लेस करेंगे, पर उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म लोन लग रहा है, लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट लग रहा है, उसे आप टुवर्ड्स प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस लेके जाएंगे। समझ गए? तो वर्किंग कैपिटल लोन तो यहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस में, ये भी चल जाएगा प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस में। तो यहाँ लेस करिए आप इंटरेस्ट ऑन WCL, ठीक है, कितना है 185। नाउ समझ गए इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट बेटा? आइए, फिक्स लोन जो आईडीबीआई से प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस में चला जाएगा, डिवेंचर से जो है वो भी प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस में चला जाएगा, टैक्स जो है ये गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाएगा, डिविडेंड जो है शेयर होल्डर के अकाउंट में चला जाएगा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ये भी गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। दैट्स इट, खत्म। इसका मतलब जिन 6 लोगों के लिए हमें अर्निंग कैलकुलेट करनी थी, वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना था, हमने उनमें से किसी का भी एक्सपेंसेस लेस नहीं किया है। ओके, बताइए जी, तो इसको हम नाम देंगे वैल्यू एडिशन। बताना एक बार कितना आ रहा है, लेस कर देंगे एक बार। ओके, तो फर्स्ट का आंसर कितना है 2865 आ रहा है, राइट? और दूसरे का कितना है 2327। ओके, तो ये जो आपका निकल के आया, ये क्या निकल के आया? ये आपका निकल के आया है वैल्यू एडिशन, ठीक है। नाउ भूल मत जाइएगा, यहां पे एक कमी हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, और वो है क्या? अदर इनकम को ऐड करना, क्योंकि हमने उसको वहां तो एक्सक्लूड करवा दिया था, पर यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी में उसको ऐड करना भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अदर इनकम को जरूर ऐड कीजिएगा। कितनी थी? तो देखिए 2023 में 550 है और 2022 में 400 है, तो अभी इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए 550 और यहाँ पे कर दीजिए 400, तो टोटल कितना हो जाता है? देखिए ये तो हो जाएगा 23 और 4 27, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 1 4 2 3415 सॉरी। तो ये आपका हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे हम? वैल्यू एडिशन तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब हम 6 लोगों में हम बंटवारा करेंगे तो उसमें ये अदर इनकम भी तो बटेगी, राइट? तो वो भी यहां आ गई। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपका यही था, सेकंड क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, तो आप यहां पे लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। समझ गए? तो सेम ही स्टेटमेंट के अंदर ही आपका वैल्यू एडिशन भी निकल गया फर्स्ट पॉइंट, और अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल गया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू डिफरेंट क्लेमेंट्स, अलग अलग लोगों में ये अर्निंग को बांट के बताइए। तो यहाँ पे इसका जवाब भी देख लेते हैं, आइए।
देखो मैंने ऑलरेडी जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने हर जगह पे लिख दिया है कि कौन सी चीज़ किस में बटेगी, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान दीजिएगा आप कि इंटिटी के लिए जो चीज़ है वो आप सबसे आखिरी में लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे, ठीक है। एंटिटी को जो बांटना है वो आप बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा रहा हूँ, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली ढंग से लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दें। तो आप लिखिए स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे लिखेंगे टुवर्ड्स एम्प्लॉय, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय के लिए पूरे साल में क्या क्या कमाया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो पहला पॉइंट तो यहाँ पे कमाया, जो डायरेक्ट वेजेस सैलरी था वो एम्प्लॉय का था, तो आप चाहे तो सीधा अमाउंट लिख दीजिए यहाँ पे। अच्छा 2 साल है ना, ये दीजिए 2 ईयर, तो 2023 और 2022, राइट। 23 में बात करें तो सर 760 तो ये कमाया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 760 और यहाँ पे लिख दीजिए 628, ओके। तो 2023 और 2022। आगे चलते हैं, आगे एम्प्लॉय के लिए ये रहा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 और यहाँ पे लिख दीजिए 50, बस इतना ही है। तो ये दो चीज़ें हमने एम्प्लॉय के लिए अर्न करी है, तो टोटल कर दीजिए इसका कितना आता है। तो यहाँ तो आ जाएगा 805 और ये हो जाएगा 678। बताइए जी, क्लियर है। टुवर्ड्स एम्प्लॉय हमने कितना कमाया ड्यूरिंग द ईयर, क्या ये क्लियर है, ओके। फिर दूसरा आ जाइए टुवर्ड्स डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए कितना कमाया। देखिए ये रहा, और एक ही आइटम है तो आप सीधे अमाउंट ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 82 और यहाँ पे आप लिख देंगे 90, ओके डन। नेक्स्ट आ जाइए टुवर्ड्स प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप पूरा लिख देना। तो जिन्होंने हमें लोन दिया, फंडिंग दी, उनको हमने क्या दिया। तो आ जाइए यहाँ पे देखिए, एक तो आईडीबीआई और एक डिवेंचर। तो आईडीबीआई और डिवेंचर, ये दो इंटरेस्ट हमने उनको दिए। तो 2023 की बात कर लेते हैं। 23 में है सर 145 एंड 55 और 22 में है 105 एंड 65। तो ये तो टोटल हो जाएगा आपका 200 और ये टोटल हो जाएगा 170, ओके। तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग हमने कितनी वैल्यू जनरेट करी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट आ जाइए टुवर्ड्स शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को हमने क्या दिया सर पूरे साल में। तो देखिए हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है, तो ये डिविडेंड लिख दीजिए 680 एंड 385, ओके ओके। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट लिख देते हैं सर टुवर्ड्स गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को हमने क्या दिया। तो गवर्नमेंट को हमने सर टैक्सेस दिए। कौन से टैक्स दिए, तो एक तो ये दिया टैक्स और एक दिया डीडीटी। हालांकि अब डीडीटी हट चुका है, पर ये पुराना क्वेश्चन हो इसलिए इसको दिया हुआ है। तो हमने दिया सर 2023 में टैक्स एंड डीडीटी, टैक्स दिया हमने 484 एंड डीडीटी दिया हमने 120, राइट। और बात करें इसकी तो हमने इसमें दिया 400 प्लस 70, राइट। तो टोटल कितना हो गया हमारा 484, 604 और यहाँ पे हो गया 470, लीजिए। तो इतना हमने गवर्नमेंट को दिया है, ओके। नाउ सिक्स्थ क्लेमेंट कौन है, एंटिटी। तो एंटिटी का आपको हमेशा क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी एंटिटी के पास जाता है और जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो भी एंटिटी के पास एज ए रिटेन्ड अर्निंग, क्या बोलते हैं उसको, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग के रूप में वो भी एंटिटी के पास रह जाता है, ओके। और ये जो टोटल है ये अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने निकाला था वो बराबर होना चाहिए। तो कितना अमाउंट था एक बार देख लीजिए, 3415 और 2727। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3415 और यहाँ पे लिख लीजिए 2727 एंड बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए। बैलेंसिंग फिगर इससे मैच होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। 805 प्लस 80
2 प्लस 200 प्लस 680 प्लस 604, 2371 माइनस 3415, तो 1044 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड 678 प्लस 90 प्लस 170 प्लस 385 प्लस 470, ठीक है, और माइनस 2727, तो 934 आपका यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। 3 चीजें पूछी थी आपसे, वैल्यू एडिशन हमने कैलकुलेट कर दिया है। दूसरा आपसे पूछा गया था क्या, दूसरा आपसे पूछा गया था अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। और तीसरा आपसे पूछा गया था अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, तो ये रहा अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ये आपको प्रेजेंट करना था और 10 नंबर आपके। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ठीक है, और मैंने भी क्लास में करवाया हुआ है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं, ऐसे ही समझा दूंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या कहता है, कॉस्ट अकाउंटेंट आर बाउंड बाय द सर्टेन प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिक्वेस्टेड टू ऑब्जर्व सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्लीज एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट विल हैव द फॉलोड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। समझ गए कि सर देखो, एक तो प्रोफेशनल एथिक्स जो आपने पढ़ा है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, वो तो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, वो भी हमें फॉलो करने हैं, साथ ही साथ हमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने होते हैं, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने जो ये लाइन बोली, ध्यान दीजिएगा, वरना बच्चा गलती क्या कर देता है कि पूछा कुछ और है, बता हम कुछ और देते हैं। इन्होंने लाइन तो पूरी बोली, पर आगे क्या बोला कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एनालाइज करना है। समझ गए, आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एनालाइज करना है, ना कि किसको, ना कि प्रोफेशनल एथिक्स को। तो अगर आप इसमें एथिक्स के बारे में चीजें लिख देंगे कि सर शेड्यूल बना हुआ है और उसमें एथिक्स दिए हुए हैं, आप नाम यूज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर, तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। आपको लगेगा मैं तो सही करके आया हूं, नंबर कैसे कट गए, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना है। अब सर प्रिंसिपल तो ऐसे एस सच तो कुछ याद नहीं आ रहा हमको, तो कौन से थे, ठीक है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। आपने सीएमए इंटर की ऑडिट में, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, आपने सीएमए इंटर की ऑडिट में ऐसे 200 पढ़ा है क्या, बताइए। सीएमए इंटर में जो फाइनेंशियल ऑडिट थी, क्या वहां पे ऐसे 200 पढ़ा है आपने, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट, याद आया कुछ, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट पढ़ा है। तो वहां पे क्या बोला गया था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट। एक ऑडिट को करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, समझ गए। तो वो ऑडिट तो अगर कॉस्ट ऑडिट है तो भी बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही रहने वाले हैं, वो थोड़ी चेंज होते हैं, राइट। तो अगर आपने यहाँ पढ़ा हो, यहाँ भी है बुक में लिखे हुए, पर इतने डिटेल में नहीं है, पर अगर यहाँ पढ़ा है याद आ जाता है तो ठीक है, वरना आपने जो ऐसे 200 में पढ़े थे वो सेम पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं, राइट। तो क्या पढ़ा था सर, सर वहाँ पे हमने पढ़ा था इंटीग्रिटी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंस, चौथा हमने सर पढ़ा था कॉम्पिटेंस, ठीक है। पांचवा हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। तो और भी बहुत सारे पढ़े थे, तो आप इसमें से जो जो आपको समझ में आते हैं, याद आते हैं, वो आप लिख सकते हैं। मैंने आपको 5 नाम फिलहाल लिखवा दिए हैं। तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सुपरविजन, ऐसे बहुत सारे हैं, पर मैं अभी सारे नहीं लिखा रहा हूँ। तो आपको जो भी याद आ जाए उस टाइम पे वो आप लिख देना, पर लिखने वही हैं जो आपने ऐसे 200 में पढ़े थे, राइट। तो वो पॉइंट लिखने हैं और इनको थोड़ा एलोबरेट कर लेना, क्योंकि इन्होंने बोला एनालाइज कीजिए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो सिर्फ 6 नाम नहीं लिखने, लिख देना है कि ऑडिटर शुड फॉलो द इंटीग्रिटी, ठीक है, ऑडिटर शुड मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड फॉलो द ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस, ऑडिटर शुड बी कॉम्पिटेंट, ठीक है, ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट विदाउट हिज परमिशन, ठीक है, ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट ऑल द प्रोसीजर एंड टेक्निक्स परफॉर्म बाय हिम। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ऑडिटर शुड रिव्यू द वर्क ऑफ डन बाय द अदर्स। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे, तो ये एक ऑडिट करने के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो चाहे कॉस्ट ऑडिट हो चाहे फाइनेंशियल ऑडिट हो, राइट।
तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सर बी, बर्नेट कितने मार्क्स का है, 10 नंबर का, वाओ वेरी गुड। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पॉइंट देखिएगा, बर्नेट लिमिटेड a manufacturing unit provides the following extract from its records for the year ended 31st March 2023। कंपनी स्पेसिफिकेशन दे रखा है, नंबर ऑफ शिफ्ट दे रखी है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, एज इट इज सेम क्वेश्चन आपकी बुक में है, सेम टू सेम विथ फिगर, फिगर भी सेम है, एज इट इज क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है ओके। तो चलिए मैं करवा देता हूं, इधर करवा देता हूं आपको थोड़ा सा, कैलकुलेटर आप तैयार रखिएगा तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है वो देखिए, देखिए हमसे पूछा है सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जवाब उसी बात का देना जो पूछा जाए, समझ गए, जैसे पुलिस वाले बोलते हैं ना उतना ही जवाब दो जितना पूछा गया है, तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। तो पूछा है इंस्टॉल्ड प्रैक्टिकल अवेलेबल, एक्चुअल कैपेसिटी के आगे परसेंटेज लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा एक्चुअल कैपेसिटी लिख के मत आ जाना, वो तो क्वेश्चन ने खुद ने दे रखी है एक्चुअल, तो आप ये लिख के आ जाओ कि लो सर आपने एक्चुअल पूछा, एक्चुअल दे दिया। एक्चुअल कैपेसिटी के आगे परसेंटेज लिखा है, और परसेंटेज लिखने का मतलब होता है यूटिलाइजेशन, राइट, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में निकाल के देना है। नेक्स्ट लिखा है नॉर्मल कैपेसिटी, अभी बताते हैं क्या होता है, आइडियल कैपेसिटी परसेंटेज में, तो इसको भी ध्यान देना, और अब नॉर्मल कैपेसिटी ये सब लिखना है CS2 के हिसाब से, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 पॉइंट क्या कहना है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है सर, सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, कि सर हम दिन रात एक कर दें, 24 घंटे मशीन चलाएं, पानी भी ना पिए, तो कितना प्रोडक्शन हम कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो देखिए कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी सर 1500 यूनिट बना सकती है एक घंटे में, एक घंटे में कितना बना सकती है 1500। काम कितनी देर करती है कंपनी, सर 8 घंटे की एक शिफ्ट चलाती है और 3 शिफ्ट में काम करती है, तो मान लीजिए अगर कोई आराम ना करें, कुछ भी ना करें, तो 1500 यूनिट एक घंटे में बनाएगी, 8 घंटे की एक शिफ्ट चलेगी और दिन में 3 शिफ्ट चलेगी, और साल में 365 दिन काम होगा, तो आप खुद सोच लीजिए कितना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर दीजिए इसको फटाफट कितना आता है, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये आ जाता है 1314000, ठीक है। अब आप चाहे तो इनको लैक्स में ले लीजिए, और अगर लैक्स में नहीं समझ में आता आपको तो ऐसे ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। दूसरा आपसे पूछा गया था प्रैक्टिकल अवेलेबल, ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी, तो प्रैक्टिकल, सॉरी एक सेकेंड, तो प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी का मतलब होता है सर कि जो आपका नॉर्मल आइडियल टाइम है उसको हटा दीजिए, क्या करना है आपको, नॉर्मल आइडियल टाइम को हटा देना है। नॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब ऐसा टाइम जिसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, पेमेंट तो देना पड़ेगा पर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसको यहाँ से हटा दीजिए। तो देखिए पर घंटे का प्रोडक्शन तो चेंज नहीं होगा, पर जो 8 घंटे काम होने वाला था उसमें से 1 घंटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 घंटा क्या होता है सर, लंच में, ब्रेक चेंज ओवर में, शिफ्ट चेंज करने में चला जाता है, मतलब यहाँ पे सर 7 घंटे ही काम हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 घंटे ही काम हो पाता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। शिफ्ट 3 चलेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरे साल नहीं चलेगी सर, 365 दिन में से 52 तो आ जाएंगे संडे और 12 आ जाएगा अदर हॉलीडे, इतने दिन ही काम हो पाएगा। तो सर 1500 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 301, तो देखिए कितना आता है बता दीजिए फटाफट, कितना प्रोडक्शन हो पाएगा अगर हम ये सब चीज़ें कंसीडर करें तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 301, तो 94.81500, इतना ही प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये हमारी प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी है कि प्रैक्टिकली हम इतना अचीव कर सकते हैं, ओके डन। तीसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा था, तो तीसरा पॉइंट सर हमसे पूछा गया था एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्या पूछा था, एक्चुअल कैपेसिटी
परसेंटेज में। तो इसका मतलब होता है कि जितनी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती हो सकती है कि सर हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, ये हमेशा इंस्टॉल्ड पे कैलकुलेट होता है। तो आप करेंगे एक्चुअल आउटपुट अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू 100, ये आपको करना होगा। तब ये पता चलेगा कि आपने अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से कितनी कैपेसिटी को यूज किया। तो देखिए नीचे लिखा है अमाउंट इन लैक्स, 81,50,000 यूनिट बनाई आपने, तो यहां लिख दीजिए 81,50,000 मैंने बनाई। मैक्सिमम कितनी बना सकते थे, 1,31,40,000, तो 1,31,40,000 में बना सकता था, राइट। तो इनटू 100, तो बताइए जी टोटल कितना बनाया आपने, कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं आप, बोलिए जी। 81 पॉइंट, तो 62.02% कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हैं, राइट। 62.02 कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्या पूछा था, फोर्थ नॉर्मल कैपेसिटी पूछा था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ पॉइंट आपसे पूछा है नॉर्मल कैपेसिटी। अब नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी को ही पहले नॉर्मल कैपेसिटी बोला करते थे, राइट। पर बाद में डिफाइन किया कि सर नॉर्मल कैपेसिटी जो है उसका मतलब ये नहीं है, नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है एवरेज ऑफ पास्ट ईयर प्रोडक्शन। क्या बोला है, एवरेज ऑफ पास्ट ईयर प्रोडक्शन, उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल कैपेसिटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको दे रखा है पास्ट ईयर प्रोडक्शन, ये रहा, कितने साल का है, 5 साल का, तो बस इसका एवरेज कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है पास्ट ईयर के प्रोडक्शन का एवरेज। तो जितने भी टाइम का प्रोडक्शन दे रखा है, हो सकता है 5 साल का दे रखा हो सकता है 3 साल का दे रखा हो, तो आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा। तो लीजिए कर देते हैं, तो 75.70, 87.42, 65.38, 77.97 और 76.08, और डिवाइड बाय कर दीजिए 5। तो बता दीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 76.51, 76.51 बता रहे हैं लैक्स में, क्योंकि ये फिगर भी लैक्स में, तो आपने लैक्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, यस। तो ये हो गया आपका इसका फोर्थ मेजरमेंट। देखिए 10 नंबर का मार्क पेपर है और 6 चीजें पूछी है, तो आपको सारी ही करनी है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, ओके। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ क्या बोला है, आइडियल कैपेसिटी, और वो भी परसेंटेज में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि सर आइडियल मतलब कौन सी आइडियल, आइडियल भी तो दो होती है, एक नॉर्मल आइडियल और एक अब नॉर्मल आइडियल, ये हमसे कौन सी पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर स्पेशली मेंशन है तो आपको वही कैलकुलेट करना है, बट अगर स्पेशली मेंशन नहीं है तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, इन दैट केस आपको टोटल आइडियल कैलकुलेट करना होगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम टोटल आइडियल निकाल रहे हैं। टोटल आइडियल का मतलब क्या है, इंस्टॉल्ड माइनस एक्चुअल, कि सर इतनी हम बना सकते थे और इतनी हमने बनाई, चाहे रीजन कुछ भी रहा हो। तो इंस्टॉल हमने अभी पढ़ा 1,31,40,000 है, और एक्चुअल ये रहा 81,50,000 है। तो टोटल आइडियल कितनी आ गई, फटाफट बता दीजिए। तो सर टोटल आइडियल आ जाएगी हमारी 131,4,0,0,0,815,0,0,000, तो आ जाएगा 49,90,000 यूनिट्स। ये हमारी क्या आ गई, टोटल आइडियल। पर हमें तो परसेंटेज पूछा है, तो इसको परसेंटेज में आपको निकालना होगा। अगेन ध्यान रहे परसेंटेज इंस्टॉल्ड पे ही निकलता है, ठीक है। कई बुक्स में ये गलती कर रखी है, तो आप मत कर देना। तो इसको परसेंटेज में जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे 499,000, मतलब कि 49,90,000 यूनिट हम नहीं बना पाए, कितने में से, 1,31,40,000 में से। तो कितने परसेंट ऐसी कैपेसिटी है जिसको हम टच नहीं कर पाए, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड 131, 37.97,
37.97%। इतनी कैपेसिटी को आप यूज नहीं कर पाए। ओके, डन। लास्ट पूछा गया आपसे अबनॉर्मल कैपेसिटी बताइए। अब इसमें परसेंटेज नहीं लिखा है तो सिर्फ आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 6 पॉइंट आप बता दीजिए। 6 पॉइंट बोल रहा है आपका अबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। तो नॉर्मल तो वो होती है सर जो लंच टाइम, ब्रेक टाइम, इनकी वजह से नहीं बन पाती, जबकि अब नॉर्मल क्या होती है? अब नॉर्मल होती है सर प्रैक्टिकली जो बन सकती थी और वाकई में हमने जो बनाई उसका जो डिफरेंस होता है वो अब नॉर्मल होती है, ठीक है। कि जो हम कंट्रोलेबल थी, हम बना सकते थे, फिर भी हमने नहीं की, ठीक है। तो सर प्रैक्टिकली अवेलेबल कितना था? अभी हमने पढ़ा था ऊपर 94,81,500। तो 94,81,500 हम बना सकते थे, जबकि हमने कितनी बनाई सर? 81.5। तो 81,50,000 ही हमने बनाई। तो कितनी कैपेसिटी ऐसी है जिसको हमने हमारी गलती से, बोलते ना, कम यूटिलाइजेशन करने की वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। 94,81,500 माइनस 81,500, 13,31,500 यूनिट की अब नॉर्मल आइडियल है कैपेसिटी, इसको आप यूज नहीं कर पाए, जो कि आप कर सकते थे, राइट। ओके, अच्छा आगे एक चीज और लिखा है कि सर ये तो कैलकुलेट करो, एडवाइस भी दो। ये देखो एडवाइस भी लिखा है, ठीक है। तो अब आप ध्यान देना, आप गलती क्या कर देते हैं कि सर हम तो फटाफट ये निकाल के आ गए, हमें फॉर्मूले याद थे, हम तो बोलते हैं 10 में से 10 पक्के हैं। पक्के नहीं है, वो काट लेगा हमें। जब उसने एडवाइस मांगी, आपने दी नहीं, तो वो तो काट लेगा, चाहे एक लाइन की ही एडवाइस क्यों न दे, आपको एडवाइस देनी है। क्या समझ में आ रहा है सर? सर समझ में और तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इतना सा डेटा आपके पास है, पर ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये जो आइडियल कैपेसिटी हमने निकाली, ये देखो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप 100% में से 37% तो काम ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आप एडवाइस के नाम पे लिख देंगे, एडवाइस ये है सर कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सुधारना चाहिए। अब इतना भी लिख दिया तो आपने ये जगह नहीं छोड़ी कि एग्जामिनर ये कहे कि भैया लॉजिक कहाँ है, एडवाइस कहाँ है, तो वो आपको जगह नहीं छोड़नी है, वरना नंबर कट जाएंगे। ओके, बताइए जी, समझ में आ गया? इसमें हमने कंप्लीट कवर कर दिया इसको। ओके, देखो टाइमलाइन भी एक बार देखते हैं। हमने अभी तक 10 नंबर के एमसीक्यू, 6 ये 16 और 10 ये 26, 26 और 6 32 और 10 42 नंबर का पेपर हमने कर लिया अभी तक। अभी तक हमने 42 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, और हमें जो टाइम लगा है वो 57 मिनट्स 40 सेकंड लगे हैं, राइट। तो इसका मतलब 1 घंटे में, अप्रोक्स 1 घंटे में हमने अप्रोक्स 42 मार्क्स का पेपर कर लिया। तो 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में इजीली हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, आराम से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन थ्योरी का है। देखो कितनी थ्योरी आ गई है। अब हम सोचते हैं कि सर प्रैक्टिकल अभी 2022 सिलेबस में थ्योरी कंटेंट ज्यादा कर दिया है, प्रैक्टिकल कंटेंट कम कर दिया है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप प्रैक्टिकल के भरोसे चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। पेपर में देखो आप कितना थ्योरी भरा हुआ है, थ्योरी ही थ्योरी भरा हुआ है। प्रैक्टिकल तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डाले हैं, अगर देखा जाए तो सिर्फ 20 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल आया है। तो इसलिए ध्यान देना आपको, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 4A। अब देखिए प्रैक्टिकल में पूरा आंसर तो हम नहीं लिख सकते, पर डिस्कस जरूर अपन करेंगे कि इसमें क्या आपको लिखना चाहिए था, राइट, या किस तरीके से इस आंसर को बेटर लिखा जा सकता है। तो देखिएगा, फॉर्मूलेट 4A बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4A की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4A की बात कर रहे हैं। फॉर्मूलेट एन ऑडिट चेकलिस्ट, फॉर्मूलेट एन ऑडिट चेकलिस्ट for auditing repair and maintenance cost from the perspective of cost audit। मतलब कि अगर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की ऑडिट करना चाहते हैं, तो चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट क्या होती है? सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, राइट। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है सर कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज को चेक कर रहे होते हैं तो हम उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, राइट।
ताकि उसका कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना। ओके, ठीक है। मतलब किसी से मान लीजिए जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो पैकिंग के लिए क्या क्या सामान हमें पैक करना है, तो उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं पहले। फिर जब पैकिंग कर रहे होते हैं तो उस लिस्ट पे निशान लगा देते हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जिससे क्या होता है कि कोई आइटम पैकिंग में छूटेगा नहीं। ऐसे ही जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट चीजों को ऑडिट करने के लिए हम उनकी एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, राइट। ये कोई फिक्स नहीं है, कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑडिटर के ऊपर कि वो अपनी सूझबूझ से क्या लिस्ट बनाता है, राइट। तो जो जो चीजें आपको चेक करनी है उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि क्या होगा उससे आप ये चेक कर पाएंगे कि वो कॉस्ट सर्टेनली कैलकुलेट की गई है, सही तरीके से कैलकुलेट की गई है या नहीं की गई। ओके, तो ये एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, इसका जो आपको जवाब देना है वो भी डिप्लोमेटिक देना है। मतलब ऐसा जवाब जो सही भी पूरा एग्जैक्टली वो लैंग्वेज नहीं है जो एग्जामिनर चाहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तुक्केबाजी कर रहे हैं, राइट। ओके, तो ऊपर तो आप क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, चेकलिस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ऐसा लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ कौन सी कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। ओके, अब सर आप लॉजिकली सोचिए कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को वेरीफाई करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आप क्या क्या चेक करेंगे। तो सर अगर मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं और जाके देखता हूं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट डाल ली गई है, ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने इसके लिए पढ़ा, सीएस कौन सा पढ़ा, 12, तो सीएस 12 मेरे दिमाग में घूमते रहना चाहिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सीएस 12 हम पहले ये देखेंगे कि सर क्लासिफिकेशन, कि सर हमने वहां पे ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे कि अगर अमाउंट मटेरियल है, इंपॉर्टेंट अमाउंट है, जब सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तब तो हम रिपेयर ऑन बिल्डिंग, रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर ऑन फर्नीचर अलग अलग दिखाएंगे। पर अगर अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है तो हम क्या करते हैं, हम रिपेयर मेंटेनेंस को एक साथ दिखा सकते हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे जो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट बुक की गई है वो सही है, तो मैं क्लासिफिकेशन चेक करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। ओके, पास्ट ईयर डेटा, सर कंपनी कोई पहली बार तो ऑडिट करवा नहीं रही, पहली बार पिछले साल की ओर से करवाई, 30 साल आपसे करवा रही है, तो इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन तो पुराना चला हुआ आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर पुराना चला हुआ आ रहा है तो मैं पास्ट ईयर का डेटा ले लेता हूँ, उससे एग्जामिन कर लेता हूँ। तो पास्ट ईयर का डेटा तो हमें देखना ही है, अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो फिर तो करंट ईयर का ही देखना है, राइट। तो पास्ट ईयर का डेटा मेरे लिए एक चेकलिस्ट रहेगा कि मुझे पास्ट ईयर का डेटा चेक करना है, ठीक है। मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखना है, और क्या देखना है सर? सर मुझे कैलकुलेशन तो देखनी है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे है, ऑथराइजेशन देखना है, ठीक है। क्या मुझे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल भी देखना है कि इस खर्चे से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल क्या लगाया गया है, राइट। ओके, मेथड ऑफ मेजरमेंट, जब हम ये सीएस पढ़ते हैं तो मेजरमेंट देखते हैं कि मेजरमेंट का क्या तरीका होता है, तो उनमें से कौन सा तरीका अपनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो रिपेयर मेंटेनेंस हम करवा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसमें स्पेयर पार्ट का क्या रोल है, ठीक है। क्योंकि स्पेयर पार्ट अगर हाई वैल्यू है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, लो वैल्यू है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। तो ये हम चीजें बेसिकली हमें चेक करनी होती है रिपेयर मेंटेनेंस। तो यही हमारी चेकलिस्ट है। भाई चेकलिस्ट का मतलब क्या है कि मैं ऑफिस में बैठ के सोच रहा हूं कि मुझे रिपेयर मेंटेनेंस में ये चीजें चेक करनी है। अब जब वाकई में वहां ऑडिट करने जाऊंगा तो हो सकता है ना कुछ भूल जाऊंगा वहां पे, जो मैं सोच के आया था वो भूल जाऊं कुछ आइटम उसमें से, तो वो मैं लिख के ले जाऊंगा, तो वो मेरे लिए क्या बन गई, चेकलिस्ट। तो ऐसे आपको बनानी है, ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें आप कुछ आइटम हटा सकते हैं, कुछ आइटम ऐड ऑन भी कर सकते हैं, ये सबका अपना अपना लुकआउट है, ओके। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो सर कितना लिखें, तो सर देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 8 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ओके। मैंने अदर लिख दिया, आप और बना के लिख देना। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4B, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, और आपकी आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में कवर होता है बुक में। क्या पूछा है, व्हाट आर 3 स्टेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट की 3 स्टेज कौन सी है और तीनों को एनालाइज कीजिए। स्टेज में बता देता हूं, पहली स्टेज होती है प्लानिंग,
दूसरी स्टेज होती है परफॉर्मेंस, और तीसरी स्टेज होती है रिपोर्टिंग। ठीक है, तो पहली प्लानिंग, दूसरी परफॉर्मेंस, तीसरी रिपोर्टिंग, राइट। तो पहले तो आप इसका एक चार्ट बना सकते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको दिखाना तो पड़ेगा मटेरियल, तो पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक चार्ट बना दीजिए। ठीक है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। ठीक है, चाहो तो एक डेटाबेस भी आप डाल सकते हो, पर वो स्टेज में नहीं आता है। ठीक है, वो एक पार्ट है। ओके, ये आपने दिखा दिया। अब आप इसको समझा दीजिए कि सर प्लानिंग क्या होती है, कि सर प्लानिंग का मतलब ये है कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। हम जब भी कोई ऑडिट करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ऑडिट में क्या क्या करेंगे, कितने टाइम में ऑडिट कंप्लीट करेंगे, डेडलाइन क्या होगी, क्या प्रोसीजर लगाएंगे, वगैरह वगैरह। हमारी टीम कौन होगी, ऑडिट टीम कौन होगी, किसको क्या काम बांटा जाएगा, वगैरह वगैरह, कि हमारा प्लानिंग का हिस्सा होगा। फिर परफॉर्मेंस में 2 वर्ड आप जरूर लिखिएगा, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर। याद है आपको? ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ये आपके उसमें होने ही चाहिए, राइट। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कि हम वहां पे जाके देखेंगे क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं, उन कंट्रोल को चेक करेंगे। और सब्सटेंसिव प्रोसीजर मतलब डिटेल चेक, कि हमें लगेगा किसी चीज में डिटेल चेक की रिक्वायरमेंट है तो वो हम करेंगे। तो ये आप किस पे डालेंगे, परफॉर्मेंस में। इसमें आप चाहो तो दूसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट वगैरह ऐसे करके दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं। फिर आ जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आप लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गैदर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर विल फाइनलाइज हिज ओपिनियन एंड प्रिपेयर ए ऑडिट रिपोर्ट एंड सबमिट दिस रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किस नजरिए से बोल रहा हूं मैं, कोस्ट ऑडिट के नजरिए से, तो इसलिए मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला है। तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट को आपको डिफाइन कर देना है। समझ गए? तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं मानता हूं कि एक पेज तो एटलीस्ट भरा हुआ दिखना चाहिए। अब उसमें आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा किसी टाइप की कोई थोड़ी ड्राइंग्स बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा कई बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि सर कोई कॉन्सेप्ट इतना है कि वो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, बुक में भी छोटा सा दे रखा है, कोचिंग में छोटा सा पढ़ाया गया, पर क्वेश्चन आ गया 6 या 8 नंबर का। हो जाता है कई बार एग्जामिनर जब पेपर बना रहा होता है तो कई बार हो सकता है वो ध्यान नहीं देता कि ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का बनता है। अब जैसे ऑडिट रिपोर्ट क्या है, अब ये इतना सा वाला डिफाइन ऑडिट रिपोर्ट, और ये दे दिया 8 नंबर का। अब सर तो 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिख सकते हैं, पर क्या 8 नंबर में वो इनफ है? क्यों? क्योंकि आंसर तो उतना ही है। तो मैं कहूंगा नो, इनफ नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 3 नंबर से लेके 5 नंबर का आता है तो उसमें 4, 5, 6 लाइन, जैसे 3 नंबर का है तो 4 लाइन, 4 नंबर का है तो 5 लाइन, 5 नंबर का है तो 6 लाइन। ये एक स्टैंडर्ड आप फॉलो कर सकते हैं। पर जैसे ही क्वेश्चन 6 नंबर से ऊपर बढ़ता है, 7 या 8 नंबर का हो जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट 8-10 लाइनों में लिखनी चाहिए। ठीक है, तो सर कहां से लिखे कहां से? हमारे पास तो कंटेंट लिखना था। तो देखिए अगर उसी से रिलेवेंट और कंटेंट आपके पास है तब तो वो लिखिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ऑडिट रिपोर्ट, आपने 4 लाइन ऑडिट रिपोर्ट डिफाइन कर दी, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से डिफाइन कर दी, समझ में आ गया। अब आपके पास मैटर नहीं है तो टाइप ऑफ रिपोर्ट लिख दो कि सर क्लीन रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, एडवर्स रिपोर्ट होती है और डिस्क्लेमर ओपिनियन होता है। तो वैसे लिख दो, उनको थोड़ा डिफाइन कर दो, तो वो तो क्या है, रिलेवेंट पॉइंट लिखना और वो ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, पर फिर भी मान लो ऐसा कोई टॉपिक रहेगा कि सर उसमें तो कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, क्या लिखें हम, कहां से लिखें? तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूं कि अगर आपके पास सब लिखने के बाद भी लिखने का कंटेंट और नहीं है तो आप वहां पे एग्जांपल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? फॉर एग्जांपल कि सर अगर हम यहाँ जाएंगे तो हम ये करेंगे, अगर कोई कैलकुलेशन हो सकती है तो सर मान लीजिए ये चीज 100 रुपए की है और इस पे इतना प्रॉफिट है तो ये इतना हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। इस तरीके से कोई एग्जांपल पुट अप कर दीजिए, तो वो उससे रिलेवेंट भी हो जाएगा और आपका आंसर भी एक ठीक साइज का हो जाएगा। ठीक है, हम हमेशा ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, बकवासबाजी नहीं करनी है, वो बोलते हैं ना लेंथी नहीं बनाना है बीकॉम के जैसे। ठीक है, वो बात अपनी जगह सही है, पर अगर 8 मार्क्स में आप 2 लाइन लिख के बोले सर इतना कंटेंट ठीक है तो वो भी तो रीजनेबल नहीं है, राइट? तो दोनों चीजों को बैलेंस करना है, लेंथ ऑफ द आंसर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आंसर, इन दोनों को आपको बैलेंस करना है। किसी भी क्रिटिफिकेशन ना चलिए कि ये करना है वो करना है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी क्या कह रहा है? सेक्शन सी कह रहा है सर
सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाउ टू एनालाइज द ड्यूटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू हाईलाइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब आप ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट के अंदर आपको ये पता चलता है कि सब कंपनी अपनी कैपेसिटी को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, कंपनी अपनी कैपेसिटी को ढंग से यूज नहीं कर रही है, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सही नहीं है। तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आपकी ड्यूटी रिपोर्टिंग की है नहीं है क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी अगेन डिप्लोमेटिक आंसर है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आपको। देखिए पहले तो आप इसमें थोड़ा सा फिलोसफी टाइप में आंसर लिखेंगे कि सर ऑडिटर का काम जो है यहाँ पे कॉस्ट में, फाइनेंशियल ऑडिट मैटर अलग होता है, यहाँ मैटर अलग होता है कि सर कॉस्ट ऑडिटर का जो काम है वो सिर्फ रिपोर्ट देना नहीं है, नॉट ओनली रिपोर्ट, सिर्फ रिपोर्ट देना नहीं है बल्कि मैनेजमेंट को एडवाइस देना भी है या फिर रिकमेंडेशन देना भी है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो इसलिए ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि अगर उसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है। हमने जब ये पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑडिट, तो आप देखो वहां पे भी हमने बात करी थी कि सर कोई अबनॉर्मल लॉस है, वेस्टेज है, जो पता लग जाएगी कॉस्ट ऑडिट से, ये बोला था ना पता लग जाएगी। कोई पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी वो पता लग जाएगी। तो कैसे पता लग जाएगी, ऑडिटर बताएगा तो पता लग जाएगी ना। तो इसलिए ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो आपको इन चीजों पे भी गाइडेंस दे कि सर क्या क्या आपको करना चाहिए। अब सर हाईलाइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या करेगा वो, तो सर मैं कब करूंगा, मुझे कब लगेगा आपके हिसाब से कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सही हो रहा, जब हायर आइडल टाइम। अब ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिकल भी किया था कैपेसिटी का इसमें, तो उसमें भी था कि सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब क्या हो, बहुत कम हो, मतलब आइडल टाइम ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया सुधारो, आइडल टाइम बहुत हो रहा है आपका, तो आइडल टाइम ज्यादा होगा तो कैपेसिटी मतलब सही से आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस, अगर अब नॉर्मल लॉस ज्यादा है तो भी आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत है कि भैया ये क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा ये क्यों हो रहा है, राइट। तो वो एफिशिएंसी का हो सकता है यूटिलाइजेशन। ठीक है, लोअर आउटपुट या लोअर एफिशिएंसी रेशियो लिख लो आप। आपको याद है रेशियो जब पढ़ाया था तो बताया था कि इनपुट आउटपुट का जो रेशियो होता है उसे हम एफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं। तो एफिशिएंसी रेशियो अगर कम आ रहा है तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अगर ये चीजें हैं तो इनको रिपोर्ट करना है आपको कि सर ये चीजें कम हो रही है, तो दैट्स व्हाई हमें ऐसा लगता है कि आप कैपेसिटी सही से यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर प्रोडक्ट की ज्यादा आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो सर आपकी ज्यादा क्यों आ रही है, कॉम्पिटिटर की तो नहीं आ रही। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि कंपैरिजन, अगर हमने कोई कंपैरिजन किया और हमको पता चला कि सर कॉम्पिटिटर से आपकी ज्यादा है या फिर आपकी ही पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल को ज्यादा आ रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो सकता है, राइट। ठीक है, ब्रेकडाउन हो सकते हैं। आपको याद है कि ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है बुक में, तो उसमें भी कैपेसिटी के ऊपर बात की गई है। सारी चीजें कैपेसिटी पे बहुत सारे रेशियो दिए गए हैं, आप एक ये लिख सकते हैं रेशियो एनालिसिस। तो ये सारी चीजें अगर मुझे पता चली है, इनमें से कुछ पॉइंट्स अगर मुझे पता चले हैं तो आई शुड रिपोर्ट, मुझे ये एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, हाउ टू एनालाइज द ड्यूटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो मेरे ये सब चीजों को एनालाइज करके रिपोर्ट करना मेरी ड्यूटी बनती है। मुझे ऑर्गेनाइजेशन को ये सब चीजें बतानी चाहिए कि वेस्टेज क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो ये चाहे वो आप देखो हमारी कई जगह पे यूटिलिटी ये ना रिसोर्सेज में आपको पता ही है कि सर मेन, मनी, मटेरियल, मेथड, तो किसी भी चीज का आप एक चीज को मत लीजिए, किसी भी चीज का वेस्टेज हो रहा है तो आप बताइए। लेबर का वेस्टेज हो रहा है तो आप बताइए जी देखो प्रोडक्टिविटी कम आ रही है। ठीक है, मटेरियल बड़ा बड़ा खराब हो रहा है, जैसे आपने बहुत सारा मंगा के रख लिया, यूज नहीं किया, वो खराब हो रहा है तो बताइए। कई बार क्या होता है फीफो मेथड की जगह हम लीफो लगा देते हैं, लफड़ा हो जाता है। कैसे लफड़ा हो जाता है कि सर स्टॉक जो नया आया उसको यूज कर लिया, फिर नया आया उसको यूज कर लिया, पुराना पड़ा ही रह गया, तो पड़ा रह गया तो खराब हो गया टाइम के साथ। तो अगर वैसी कोई चीज हुई है तो वो भी आपको मैनेजमेंट को बतानी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है, राइट। ओके,
तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिगार्डिंग ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है कि उसमें जो कमियां, पॉसिबल जो कमियां हो सकती है वो आप लिख दीजिए और उनको ऐसे लिखिए कि अगर ऑडिट के दौरान ऑडिटर की नजर में ये चीजें आती हैं तो इनको रिपोर्ट करना ऑडिटर की ड्यूटी है। इस तरीके से आप लिखिएगा। ओके, डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आपको कि ग्रुप ए जो है वो हम आज करेंगे, फिर ग्रुप बी बाद में करेंगे। चलिए 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट क्या कह रहा है? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए क्वालिफाइड रिपोर्ट इज टू बी इश्यूड। कौन सी स्थिति में आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करनी होती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता फिर तो क्वेश्चन ये भूल जाइए, आप कर नहीं सकते इसको। दूसरा, जो बाकी की रिपोर्ट्स हैं वो और उनमें क्वालिफाइड क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सर 4 तरीके की रिपोर्ट। ये बेसिकली इंटर में पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये इंटर में बहुत बार आया हुआ है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है इंटर में, तो वहां से ले लो यहाँ से ले लो, बात देखिए 4 तरीके की रिपोर्ट होती है। एक होती है अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट, जब सब कुछ सही हो, स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयरली रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ हमें बड़ी गड़बड़ ना मिली हो, तो हम क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देते हैं। एक ही बात है, ठीक है। अगर क्लीन देने की पोजीशन में हम नहीं है, मतलब सब कुछ सही है ऐसा हम नहीं बोल सकते, कुछ कमी तो है, पर वो कमी इतनी भी नहीं है कि सब कुछ ही उससे बर्बाद हो जाए। हम बोल दें कि सब पूरे स्टेटमेंट ही खराब है, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब स्टेटमेंट सही है पर किसी पर्टिकुलर एक सिंगल एक या दो आइटम को छोड़ के, ठीक है, तो हम ये दोनों एक दो की वजह से ये तो नहीं सकते ना सब खराब है, राइट। तो हम आप पे फिर देते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, वो आपको एग्जाम में यूज करना ही करना है, और वो है सब्जेक्ट टू, कि ट्रू एंड फेयरली रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट टू सर्टेन आइटम, इन आइटम को छोड़ के, ठीक है। तो वो आइटम आप नीचे लिखेंगे कि इन आइटम को छोड़ के ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या हो गया कि जब आप क्लीन रिपोर्ट देने की पोजीशन में नहीं है तो हो सकता है आप क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। दूसरा रीजन क्या हो गया, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक या दो आइटम में, if there is one or two item which are not as per relevant, ऐसे लिख सकते हैं, तो एक तो आइटम में गड़बड़ है तो आप उसके लिए क्या देंगे? क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। तीसरी रिपोर्ट होती है एडवर्स। एडवर्स रिपोर्ट तब दी जाती है जब ट्रू एंड फेयरली रिप्रेजेंट हो ही नहीं रहा हो, ठीक है, मतलब सब कुछ ही गड़बड़ हो। तो यहाँ तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि जब हम ये नहीं कह सकते कि ट्रू एंड फेयरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या देंगे? क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। और चौथी रिपोर्ट होती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जिसमें आप अच्छा बुरा कम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, आपको पूरी जानकारी ही नहीं मिली, तो आप उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब रिपोर्ट देने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसके देखो अभी तक जो मैंने बताया इसके 4 पॉइंट मत बनाना, इसके पहले 2 ही पॉइंट बनाना। आप क्या 2 पॉइंट, क्योंकि 4 ही नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 4 का ये है, 4 का ये है। तो इसका पहला पॉइंट आप बनाएंगे, वेयर ऑडिटर इज अनएबल टू गिव क्लीन रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो बची कौन सी? क्वालिफाइड देनी पड़ेगी। तो एक रीजन तो आप ये दे दीजिए, ठीक है। दूसरा रीजन ये लिख दीजिए, व्हेन स्टेटमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड है, ऐसा लिख लीजिए, कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बट सम आइटम्स आर not as per accounting principles या cost accounting generally accepted cost accounting principles या cost accounting standards, तो हम क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ नहीं है, एक दो आइटम गड़बड़ है, वो लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये लिख दीजिए कि there are no major issue which impact the true and fairness of the organization, तो हम क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे, राइट। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट एटलीस्ट में बना दीजिएगा, ओके, ठीक है। Where we get all the information and they are showing true and fair view, but one or two item is not as per standard. तो ये है इसका मेन आंसर, राइट। तो ये था आपका CMA फाइनल पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का जून 2023 के पेपर का ग्रुप ए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको इसका अपना जो एनालिसिस है वो, क्या आपको इससे कुछ फायदा हुआ तो भी कमेंट में बताइएगा, राइट। और अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है।
तो उससे क्या होता है कि और भी लोगों की हेल्प हो जाती है, राइट। और कैसे भी लगे आप कमेंट जरूर करिएगा, तो हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है। ओके, थैंक यू।